नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिनांक 12 जुलाई के करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा में। आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म आपको निरंतर बेहतरीन कंटेंट रोजाना उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है और पिछला एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया है जब से हमने ये करंट शुरू किए हैं। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप एक विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस कोई आम एग्जाम नहीं है, तो इसकी तैयारी भी विशेष होनी चाहिए। इसके लिए करंट अफेयर्स भी विशेष होनी चाहिए, आपके नोट्स भी विशेष होने चाहिए, तभी जाकर के आपको विशेष सफलता भी मिलेगी और आप विशेष व्यक्ति भी बनेंगे। इसी क्रम में शुरुआत करते हैं और आज हम बात करते हैं कुछ उन इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर जो आज के इस कक्षा के दौरान हम चर्चा में रहेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे भारत और यूरोप के बीच के जो मुक्त व्यापार संघ समझौता है, उसमें जो हमने जो एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। आईआईटी जोधपुर में किस तरह से हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 ट्रिलियन मार्केट कैप पाने वाली जो दुनिया की पहली कंपनी है उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बीवीआर अस्त्र के सफल परीक्षण पर बात करेंगे। ई ट्रक्स के लिए जो सरकार प्रोत्साहन योजना ला रही है उस पर बात करेंगे और इसके अलावा भी और भी बहुत सी खबरें हैं जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगले 20 से 30 मिनट में आप अपने ज्ञान में वर्धन करें ताकि आप आसानी से जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एक जो हमने ईएफटीए के साथ में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है उसके बारे में। दरअसल ये एग्रीमेंट जो है काफी पहले हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसके चारों देशों ने इसको मंजूरी दे दी है और अब यहाँ से इसके लागू होने का रास्ता क्लियर हो गया है। तो भारत ने जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो थी उसके साथ में एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। इसकी साइनिंग सेरेमनी हमारे नई दिल्ली में भारत मंडपम में की गई थी 10 मार्च 2024 को। मतलब 1.25 साल पहले हमने जिसकी शुरुआत की थी वो अब फाइनल स्तर पर पहुंच गया। आइए इसके कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार, देखो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है इसको आप समझिए। सबसे पहले यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ अर्थात ईएफटीए जो है ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे 1960 में 4 देशों ने मिलकर के स्थापित किया। देशों के नाम है आइलैंड, लिंकटेस्टन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इन चारों देशों ने मिलकर के इसे स्थापित किया गया था ताकि इन चारों देशों के बीच में मुक्त व्यापार उसके निर्बाध गति से फ्री ट्रेड यहाँ पर किया जा सके। उसके बाद में हम जानते हैं कि 1993 ये वो साल था जिस साल जो है आपके यूरोपियन यूनियन अर्थात ईयू जो है उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन भारत का चूंकि इन चारों देशों के साथ अगर हम बात करें या हम अगर ईएफटीए की बात करें तो 5वां ये हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और इसीलिए हम जो है इसके साथ में क्या करना चाहते थे, इस तरह का एक एग्रीमेंट करना चाहते थे और वो अब हो गया है क्योंकि इसके जो चारों देश हैं आइसलैंड, लिंकटेस्टन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन चारों ने अनुमति दे दी है इस एग्रीमेंट को। दोस्तों इसके तहत अगले 15 वर्षों में ये देश भारत में लगभग 100 अरब डॉलर रुपए का निवेश करेंगे जिससे हमारे यहाँ लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को नए रोजगार मिल पाएंगे। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, चूंकि स्विट्जरलैंड ने सबसे लास्ट में मंजूरी दी है, तो स्विट्जरलैंड भारत का 12वां सबसे बड़ा निवेशक है। मतलब भारत में विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वालों में स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 16 साल हमारे और ईएफटीयू के बीच में ये बात हुई है, जिसके बाद हमारा जो ये टीईपीए अर्थात ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो पाया है। चलिए इस पर और डिटेल में बात करते हैं, इसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो देखो इससे क्या लाभ होंगे वो देखिए। पहला तो टैरिफ में कटौती होगी। टैरिफ क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक देश से किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जब सामान जाता है तो उस देश के द्वारा अपने स्थानीय उद्योगों के संरक्षण के लिए या फिर मुनाफा कमाने के लिए एक प्रकार का टैक्स वहां पर लगाया जाता है, एक प्रकार का शुल्क वहां पर लगाया जाता है। उसी को जनरली आम भाषा में हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, तो ये टैरिफ में कटौती की हम बात करेंगे कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी इसमें लिस्टेड है उन पर हम धीरे धीरे आयात शुल्क या टैरिफ जो है उनको कम करने वाले हैं। दूसरा इसमें क्या होगा कि सीमा शुल्क की जो प्रक्रियाएं वर्तमान में हमारी है, जो भी हम ड्यूटीज लगाते हैं, ठीक है, उन ड्यूटीज में हम क्या करेंगे, लगातार कमी लाएंगे। इससे क्या होगा, मुक्त गति से जो है व्यापार होगा और तेजी से निर्बाध रूप से इस व्यापार को आने जाने में जो समय लगता है वो कम हो जाएगा। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा होगी, तो नए कानून हम बनाएंगे, मजबूत कानून बनाएंगे जिनसे नवाचार हमारा बढ़ेगा।
सतत व्यापार, ये दोनों के बीच में सतत व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें चाहे वो पर्यावरण हो, शिक्षा हो, तकनीक हो, इन सभी का समावेश करने का प्रयास किया जाएगा। और अंत में कानूनी ढांचा भी मजबूत होगा, क्योंकि निवेशक जब हमारे यहाँ पर निवेश करेंगे, ठीक है, तो वो भी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी और सुरक्षित बन जाएगी। तो ये कुछ लाभ हम मान सकते हैं जो हमको यहाँ पर होने वाले हैं, किसकी वजह से, इस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात टीईपीए के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। दोस्तों, जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो एक दवा है और उस दवा का नाम है जोलजेंस्मा। ये दुनिया की सबसे महंगी दवा है और इसकी एक खुराक 17 करोड़ रुपए की मिलती है और ये काम आती है एक गंभीर दुर्लभ जेनेटिक बीमारी को सही करने में, जिसका नाम है आपके मस्कुलर अट्रोफी। तो मस्कुलर अट्रोफी एक बीमारी है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जो बॉडी के जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे बेसिक फंक्शंस जो उसके बॉडी के हैं उनको भी नहीं कर पाता है। चलिए इसको जानते हैं कि ये क्या है और इस पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की कई दवाएं जो कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आती है, उन बीमारियों की दवाओं को अब सरकार सस्ता करने वाली है। क्यों कर रही है, उसका कारण है, दरअसल हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका काम है देश में दवाओं के उत्पादन, वितरण और उनकी जो रेट्स हैं उन पर नियंत्रण करना, उनके लिए मानक निर्धारित करना, ये सारा काम ये करता है। इसने अगस्त 2024 में एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने लगभग 200 से ज्यादा दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटाने की सिफारिश की है। ठीक है, अब इनमें से लगभग 69 दवाओं को तो पूरी तरह से सीमा शुल्क से माफ कर दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, सीमा शुल्क। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, उत्पाद शुल्क। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी मतलब बाहर से कोई भी वस्तु जब हमारे देश में आती है, हमारी सीमाओं के पार से, उन पर जो शुल्क लगता है उसको हम कस्टम ड्यूटी के रूप में देख सकते हैं। लगभग 74 दवाओं पर इसको कम करके 5% पे लाया जाएगा और इसके अलावा 56 के करीब जो रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारियां जो है, उन पर भी शुल्क में छूट की जाएगी। अब ये कौन कौन सी है तो ये देख लीजिए। तो कुछ ब्लॉकबस्टर कैंसर दवाएं, मतलब ब्लॉकबस्टर कैंसर दवाएं मतलब जो कैंसर के बहुत ही खतरनाक जो रूप हैं उनके लिए प्रयोग होती है, जैसे कि पेम्ब्रोलिजुमैब, ओसिमैटिनिब और ट्रांसटुजुमैब। ये तीनों दवाएं जो हैं ये आपके कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इनके इलाज में काम आती है। जैसा कि मैंने बताया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी अर्थात SMA, इस बीमारी का इलाज करने वाली जो जोलजेंस्मा नामक बीमारी है, जो दुनिया की सबसे महंगी दवा है, जो उस दवा का जो है यहाँ पर उसको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, सीमा शुल्क से मुक्त किया जाएगा। इससे क्या होगा, ये कम रेट में उपलब्ध हो पाएगी। पिछले साल आपने सुना भी होगा एक बालक के बारे में जिसके लिए फंडिंग भी इकट्ठी की गई थी इस बीमारी को लेकर के और काफी अखबार में भी वो चर्चा में रहा था। ठीक है, तो एक तरह से एक SMN1 करके और आपका एक जीन होता है और उस जीन में होने वाली गड़बड़ी की वजह से ऐसा होता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन जो है SMN1 नामक प्रोटीन, उसका उत्पादन होना बंद हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो उस जीन को ही प्रतिस्थापित कर देता है। जो बिगड़ा हुआ जीन है उसकी कॉपी नई जो है वहां पर उसमें SMN1 जीन की वहां पर इंस्टॉल की जाती है और ये अक्सर 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही उपाय या कारगर होता है। तो वापस से उसके शरीर में रीजनरेटिव प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और वो प्रोटीन बनने से फिर से वो व्यक्ति सही हो सकता है। तो बेसिक फंक्शंस जैसे कि चीजों को निगलना, बोलना, सांस लेना, ये भी गतिविधियां यहाँ पर रुकने लगती है इस बीमारी में। ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया जो कि कैंसर या सिकल सेल एनीमिया में काम आती है और एनाक्सपेरिन, इस तरह की दवाओं पर भी छूट की बात यहाँ पर की गई है या ड्यूटी को 5% करने की बात की गई है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, पर सरकार चाहती है कि ऐसी दवाएं लोगों को कम दर पर अगर मिले तो इस तरह की दुर्लभ बीमारियों का इलाज भी हमारे यहाँ पर हो पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और इसीलिए राजस्थान में भी इसको बढ़ाने की बात की जा रही है और इसीलिए राजस्थान के IIT जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन का डेडिकेटेड हब या फिर एक तरह का ऐसी जगह जहां पर इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन होने वाला है उसे बनाने की बात की गई है। तो इस क्लस्टर को आज हम देखते हैं कि क्या कुछ इसमें होने वाला है और आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, IIT जोधपुर उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनने वाला है।
अब देखो, आपको इस तरह के क्लस्टर्स के बहुत से न्यूज मिलेंगे देखने को। जैसे अगर हम बात करें तो इससे पहले 2023-24 में ही जो है आपने विशाखापट्टनम में भी पढ़ा होगा कि जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसने भी जो है विशाखापट्टनम में एक इसी तरह का क्लस्टर या हब बनाने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल हम इस खबर पर फोकस करते हैं जो कई अखबारों में आज छपी है, और इसके अनुसार 4 ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनाने की बात सरकार ने कही है, जिसमें भुवनेश्वर, पुणे, केरल, ये 3 तो अलग अलग स्थान हो गए पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के लिए, जबकि एक हो गया आईआईटी जोधपुर, जो कि उत्तर भारत का एक डेडिकेटेड क्लस्टर होगा जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो बेसिकली जो H2 होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसको तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल हो पाती है, जिसका उपयोग किसमें किया जा सकता है, ईंधन के रूप में। हालांकि इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में जिस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है उस एनर्जी का सोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। किसी भी तरह की नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके अगर आप हाइड्रोजन का निर्माण कर पा रहे हैं तो ही उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में कहते हैं। इसके बहुत से प्रकार होते हैं जिन पर मैं हमारी एक पिछली क्लास में भी बात कर चुका हूं, पर हमारे जो नोट्स हैं उनमें भी वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। करीब 205 करोड़ की लागत से इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मोड पर जो है शुरू किया जाने वाला है, और इससे लगभग 350 टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो पाएगा, जो लगभग 1 से 3 डॉलर प्रति किलोग्राम, मतलब आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 से लेकर के और 300 रुपए के बीच में अवेलेबल होने वाली है। इसे बनाने के लिए हम अपशिष्ट जल का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और बायोमास का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब ग्रीन हाइड्रोजन बनती है तो उसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का भी उत्पादन कई बार किया जाता है, ठीक है। तो ये है आईआईटी जोधपुर में बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जिस कंपनी का लोगो आप यहां देख रहे हैं उसे कहते हैं एनवीडिया, और ये आने वाले समय की ऐसी कंपनी है जो बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है, और इसने 2 साल में ही अपने मार्केट कैप को दुगना कर लिया है और दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों को पछाड़ करके ये कमाल किया है एनवीडिया ने, क्योंकि जिस फील्ड में ये काम करती है वो फील्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी देखते हैं। तो ये है वो स्टेटस एआई किंगपिन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भविष्य की जरूरत है, भविष्य की तकनीक है, और आज हमारे जीवन पर हर क्षेत्र में इसके प्रभाव को हम देख पा रहे हैं। तो इसी वजह से इसके शेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये $4 ट्रिलियन के मार्क को छू पाई है, ऐसा हम इसमें देख पा रहे हैं। तो $4 ट्रिलियन एनवीडिया को अगर हम देखें तो तुलना करें तो मेटा और अल्फाबेट दोनों मिलकर के भी इसके बराबर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है जो लगभग $3.75 ट्रिलियन के करीब है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अमेजन, वॉलमार्ट और कॉस्को, ये तीनों कंपनियां मिलकर के भी इससे पीछे है, जबकि एप्पल की बात करें तो लगभग $3.25 बिलियन के करीब एप्पल वर्तमान में। हालांकि 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप अचीव करने वाली दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी थी एप्पल, जिसने आईफोन के दम पर ऐसा किया था। लेकिन जब बात $4 ट्रिलियन की आई तो वहां पर एनवीडिया ने बाजी मार ली है। तो बेसिक देख लीजिए आप, एनवीडिया $4 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन वाली कंपनी। अब ये मूल्यांकन कैसे होता है, तो ये होता है इनके शेयर मार्केट में जो मार्केट कैप होता है उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि किसी कंपनी के कितनी मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट में इनके शेयर्स होते हैं, उनको इनके ग्राहक खरीदते हैं, और इसी वजह से जब इनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो इनका मार्केट कैप भी बढ़ता है। तो किसी कंपनी के शेयर की उस शेयर मार्केट में कितनी वैल्यू है, टोटल ओवरऑल कितनी वैल्यू, उसके आधार पर उसका मार्केट कैप तय किया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है $3.75 ट्रिलियन के साथ। अगर हम एनवीडिया की बात करें तो एनवीडिया कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है वहां पर स्थापित की गई थी 1993 में, जब हम में से अधिकांश पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। और फरवरी 2024 में ये $2 ट्रिलियन की कंपनी बनी, और आप देखिए 1.5 साल के भीतर इसने अपने मार्केट कैप को बढ़ा करके डबल कर दिया। और ये कमाल किस वजह से हुआ, एआई की वजह से। एआई को जिस तरह से 1.5 से 2 साल में बढ़ावा मिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से
तेजी से समावेशन हो रहा है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में, उसी की वजह से इस तरह की कंपनियों की ग्रोथ हो पा रही है। तो ये आपका एक सिंपल सा टेबल है जो आपको दर्शाता है कि कौन सी कंपनी किस फील्ड में काम करती है। अब आप देखिए कि चार पांचों जो बड़ी कंपनियां हैं विश्व की, जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप रखती है, वो सारी की सारी कहां पर है? अमेरिका में। यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, तो इसीलिए अमेरिका दबदबा रखता है पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं संचार मित्र योजना के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है अर्थात दूरसंचार विभाग जो है, उसके द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, संचार मित्र योजना। क्यों? ताकि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, डिजिटल नॉलेज उनकी बढ़े और वे समझ पाए कि कैसे उनको डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रयोग भी करना चाहिए और बच करके रहना चाहिए हर जगह। तो देखिए, नागरिक और दूरसंचार इकोसिस्टम के बीच में जो हमारी संचार प्रणाली है, मतलब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप एक तरह का है, उसको पूरा करने के लिए बहुत से डिजिटल एम्बेसडर तैयार किए जा रहे हैं, जिनको बोला जा रहा है संचार मित्र। इसके 3 स्तंभ हैं, कनेक्ट मतलब जोड़ना, एजुकेट मतलब शिक्षित करना और इनोवेट मतलब नवाचार करना। तो बेसिकली आज आप देखो डिजिटल सुरक्षा की कितनी कमी है। हम लोग सभी यूपीआई से लेकर के और भी बहुत से डिजिटल इंफ्रा का उपयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा खतरा बना रहता है कि कोई हमारी डिजिटल असेट्स को नुकसान ना पहुंचा दे या स्टील ना कर ले हमारी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इन सभी के लिए हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी मिले। आज भारत बड़ी तेजी से सस्ते इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है उनके साथ में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल जागरूकता की कमी बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर लोगों के पास में इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे इन संसाधनों का प्रयोग करना और किस तरह से बचे रहना है उन खतरों से जो साइबर अपराधियों को मौका देते हैं और इस तरह से लोगों की या तो पूंजी या फिर उनके जो भी असेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसी के लिए जिम्मेदार मोबाइल का प्रयोग किया जाए, लोग जागरूक रहें, उनको साक्षर किया जाने की बात है, डिजिटल साक्षरता। और चूंकि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो कि केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें भी एक स्तंभ के रूप में डिजिटल साक्षरता को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जो देख रहे हैं आप वो है BVR अस्त्र मिसाइल, जिसे सुखोई 30 MKI जो हमारा विमान है उसके द्वारा परीक्षण किया गया हाल ही में DRDO के द्वारा। तो BVR अस्त्र एक महत्वपूर्ण मिसाइल है जो एयर टू एयर अटैक करती है और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। आइए जानते हैं कि क्या इसकी खासियत है और कैसे ये एक मील का पत्थर है, इसका परीक्षण करना कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये एक प्रकार का उड़ान परीक्षण था, मतलब उड़ान परीक्षण मतलब हमने उड़ते हुए सुखोई से इसमें टारगेट को जो है लॉक किया और उसको अटैक करके सफल रूप से इसमें जो है परीक्षण को अंजाम दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुखोई से ये मिसाइल लॉन्च हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस पर हम देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। सबसे पहले तो हमें ये नाम का ही मतलब समझना है कि BVR है क्या। BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि मान लीजिए ये अगर आपका एरोप्लेन है, ठीक है, वो जैसा भी मैंने बनाया है कोई बात नहीं है, इस प्लेन से अगर हम देखें तो लाइन ऑफ साइट अगर हम देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर को लाइन ऑफ साइट के रूप में माना जाता है एक प्लेन के लिए या इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए जो एरियल या हवा में उड़ रहे हैं। और उसको अगर उस रेंज से कम में है तो हम बोलते हैं उसको विद इन विजुअल रेंज या WVR मिसाइल। तो अस्त्र का पहले का जो वर्जन था वो विद इन विजुअल रेंज था, मतलब इससे ज्यादा वो बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन अब जो नए वर्जन है वो लगभग 80 to 110 किलोमीटर तक मार करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब इसमें इस तरह का रडार लगा होता है कि ये लाइन ऑफ साइट से बाहर निकलने के बाद भी खुद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ट्रैक करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब जिस भी विमान को या जिस भी मिसाइल को ये मारने जा रही है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसमें भी इस तरह के रडार और बाकी सिस्टम है, उसको ट्रैक करते हुए ये ऑटोमेटिकली उसका पीछा करके उसको नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए हम यहाँ पर शब्द का प्रयोग करते हैं BVR। ठीक है, और एयर टू एयर मिसाइल की वजह से हम इसका नाम रखते हैं AAM। ठीक है, तो BVR AAM इस तरह से इसका नाम है। तो ये एक स्वदेशी रूप से विकसित है, दृश्य सीमा के परे मारती है, हवा से हवा में मार करती है और इसमें अस्त्र मिसाइल और लॉन्चर दोनों सम्मिलित है। इसमें इस बार की खासियत ये रही कि हमने इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का प्रयोग किया है वो स्वदेशी रूप से निर्मित था। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जिस पर ये काम करती है वो अब की बार इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया था और उसके आधार पर
इसको हमने अंजाम दिया है। इसकी रेंज 80 to 110 किलोमीटर है, ऊंचाई इसकी 20 किलोमीटर तक, स्पीड मैक 4.5, तो सुपरसोनिक स्पीड पर ये उड़ता है। ठीक है, प्रणोदन ठोस रॉकेट मोटर, तो इसमें जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, ठोस ईंधन होता है। अब ये आपने अंतरिक्ष यानों को जो पढ़ा होगा तो कई बार इस चीज को पढ़ लिया होगा। अभी वर्तमान में ये सुखोई 30 MKI के द्वारा लॉन्च किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में जब हम एडवांस्ड मीडियम हमारा जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान जो हमारा बनाने वाले हैं वो हो, या फिर हमारे जो अदर MiG-29 और बाकी जो विमान है उनमें भी हम इसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी मिसाइल को फिट करना बड़ा मुश्किल होता है एक विमान में, क्योंकि सुखोई हमारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड नहीं है, हमने इसको रूस से खरीदा है। तो ऐसे में इसके चेंजेस करने के लिए भी हमको बहुत से चेंजेस उस के जो एवियोनिक्स है उसमें करना पड़ता है। इसके अगले वर्जन भी आने वाले हैं, अस्त्र MK2 जो 160 किलोमीटर तक मारेगा, और अस्त्र MK3 जो कि 350 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करने में सक्षम होने वाला है। तो अस्त्र शब्द क्या है, आपने पढ़ा होगा शस्त्र और अस्त्र। ठीक है, शस्त्र जो हाथ में लेकर के हम मारे, और अस्त्र क्या होता है जिसको हम फेंक करके मारते हैं। तो अस्त्र से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक ऐसी मिसाइल है जिसको हम फेंक करके दुश्मन को मारते हैं। ठीक है, चलिए, तो नाम ऐसे ही नहीं रखते वैज्ञानिक, वो भी कुछ सोच समझ के रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं वो RS जंक्शन के PYQ टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, जो मात्र 199 रुपए में अवेलेबल है RS जंक्शन एप्लीकेशन पर, जिसमें 100 से ज्यादा टेस्ट है जिनको देकर के आप अपने आप को तैयार कर सकते हो आगामी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो एक सेमीकंडक्टर चिप का पिक्चर है, और भारत इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है अपने सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा, और इसी क्रम में आयोजन किया जाता है भारत के द्वारा बहुत से आयोजनों में एक सेमिकॉन इंडिया 2025 का। देखिए, सेमिकॉन इंडिया पिछले 4 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, और जहां पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया जाता है, और वे भारत में आकर के प्रयास करते हैं भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने का। तो हम सेमीकंडक्टर से लेकर के और इस सेमिकॉन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन सब पर बात करेंगे डिटेल में, एक एक करके। तो सबसे पहले सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात करें तो इसका जो थीम अब की बार है वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इसका मतलब क्या है, भारत को हम एक तरह से क्या बनाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर पावर हाउस। पावर हाउस मतलब महाशक्ति, एक तरह से हम कह सकते हैं, मतलब जहां पर सेमीकंडक्टर के एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता हो, सबसे ज्यादा निर्यात होता हो। जैसे आज चीन की अगर हम बात करें तो चीन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण कोरिया और बाकी देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, और भारत को अपनी जरूरतों का 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर आयात करना पड़ता है। अब ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर में जो कि हमको आयात करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। ये 2 से 4 सितंबर 2025 को आयोजित होगा यशोभूमि, जो कन्वेंशन सेंटर है हमारा इंटरनेशनल, ठीक है, उसमें नई दिल्ली में। तो यहाँ पर हम स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं तो ये भी देखिए, तो यहाँ पर इसका आयोजन होता है ISM अर्थात इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और सेमी एक प्रकार का संघ है, किनका, निजी जो सेमीकंडक्टर स्टेक होल्डर्स है उनका वैश्विक स्तर का। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे काम करता है कौन, सेमी, और ISM इंडिया में जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो, तो दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन करना है। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला जहां भी आ जाए मतलब वैल्यू चेन, मतलब एक तरह से सप्लाई चेन की हम बात कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन पर ये बात करता है, और ये दिखाएगा कि कैसे भारत अब लगातार इस फील्ड में हमारे बहुत से स्टार्टअप्स के माध्यम से, बहुत से कंपनीज के माध्यम से प्रोडक्शन की तरफ बढ़ने वाला है। ये नीति उद्योग, शिक्षा और निवेश समुदायों में सबको एक साथ लाने और उनके बीच में इंटरेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें मान लीजिए सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, तो एक तरफ तो हमको सेमीकंडक्टर के लिए बहुत सा फाइनेंस चाहिए, उसके साथ ही हमको सेमीकंडक्टर के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, फिर हमको ऐसी बहुत सी ट्रेंड जो है ह्यूमन सिस्टम चाहिए, या बोल सकते हैं कि मानव संसाधन चाहिए, जो क्या कर सके, उन सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर सके हमारे लिए एक प्रोडक्ट के रूप में जो उपयोगी होने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो वो सारी गतिविधियां करने के लिए चाहिए कि वो बात करें। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। नाम से ही पता चलता है, सेमी मतलब अर्ध और कंडक्टर मतलब चालक। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व या तो चालक होता है या कुचालक होता है, लेकिन अगर कोई तत्व ऐसा है जो इनके बीच का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, बीच का मतलब ये कुछ ऐसे गुण रखता है
जब इसमें ज्यादा मात्रा में तापमान, एक निश्चित तापमान से ज्यादा पर ऊर्जा अगर इसको मिलती है तो वहां पर ये क्या करने लग जाता है, अति चालकता को प्रदर्शित करने लग जाता है, मतलब वहां पर वो चालक बन जाता है। तो नॉर्मल स्थिति में तो ये कुचालक रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या बन जाता है, ये चालक बन जाता है। वो भी कैसे किया जाता है, या तो इसमें अशुद्धियां मिला करके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग की प्रक्रिया के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में या उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो उन पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तत्वों से कम होती है, जैसे तांबा, तो आप जानते हो हमारे जितने भी विद्युत तार बनाए जाते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी चालकता ज्यादा है। सापेक्षिक आपेक्षिक जो प्रतिरोध कम होता है और चालकता ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आपेक्षिक प्रतिरोध है 10⁻⁻5 से 10⁻⁸ ओम मीटर के बीच में। अचालक जैसे कांच, इनसे इनकी चालकता ज्यादा होती है, तो बीच में है। तो जो अचालक, क्योंकि कांच में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होने वाली है। किससे बनते हैं, तो बहुत से तत्व हैं, जैसे सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, कैडमियम सल्फाइड अर्धचालक है, गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक है। देखो इनमें से दो तो सीधे तत्व हैं, पर बाकी दो क्या है, यौगिक है, ये ध्यान रखना है ना। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं जो कि अर्धचालक गुण प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इनमें भी ज्यादा उपयोग होता है सिलिकॉन का, क्योंकि जर्मेनियम जो है ना उच्च ताप पर अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है, तो जो भी हम वांछित परिणाम चाहते हैं वो नहीं मिल पाते, इसलिए सिलिकॉन का ज्यादा प्रयोग होता है। और इसीलिए सिलिकॉन 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 इसकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में है। इससे करते क्या है, इससे विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसको प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए, आज आपके जितने भी मोबाइल्स हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, या जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, कंप्यूटर्स हो या जो भी है, सब में आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक सिंपल रूप होता है डायोड का, ठीक है, जो मतलब जैसे P पॉजिटिव और नेगेटिव के इस तरह के इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर डायोड बनते हैं, सिंगल युक्तियों के रूप में डायोड होते हैं। फिर उनको हम मल्टीपल करते जाते हैं या उनमें मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हम ट्रांजिस्टर्स का निर्माण कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो इक्विपमेंट्स की मदरबोर्ड्स होते हैं, उनमें आपने कुछ पिन टाइप के लगे हुए देखे होंगे, वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके फ्लो में मदद करते हैं। और पूरा का पूरा मदरबोर्ड जो होता है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के रूप में हम उसको देखते हैं। और फिर उसके बाद में उनका छोटा रूप अगर हम कर दे तो फिर बन जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स, जो आपके फोन के अंदर लगे होते हैं। वो भी आपने देखा होगा, जो शुरुआत में हमने फोटो देखी थी वो एक माइक्रो प्रोसेसर की फोटो थी, ठीक है। तो ये सभी किस तरह से काम करते हैं, ये आने वाले मतलब कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे सिग्नलिंग की बात हो, चाहे किसी भी तरह के कंप्यूटिंग सिस्टम्स जितने भी हैं, उन सब में ये काम करता है, और इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने बोला, सिलिकॉन का सीधा आप उपयोग नहीं कर सकते, इनमें आप फास्फोरस या बोरोन जैसे तत्वों को मिलाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डोपिंग, और तभी जाकर के ये उपयोगी बन पाते हैं, तभी जाकर के इनसे डायोड। अब डायोड का एक उदाहरण है एलईडी। आपने एलईडी टीवी या एलईडी स्क्रीन के बारे में पढ़ा होगा। तो एलईडी दरअसल लाइट एमिटिंग डायोड है, अर्थात ऐसे डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और ये प्रकाश कई रंगों में होता है। इसीलिए एलईडी जो टीवीज है, जो आजकल आप, पहले एलसीडी हुआ करती थी, जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, कभी उसको दबा के आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि वो जैसे कि उसमें कुछ द्रव सा भरा हो, उस तरह का दिखाई देता था, इसलिए हम बोलते हैं उसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेकिन आजकल क्या हो गया, उनसे बेहतर एलईडी आ गए। तो एलईडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वो बने होते हैं किसके आधार पर, इन डायोड्स के आधार पर। तो ये था बेसिक कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की। तो भारत भी चाहता है कि हम खुद अपने सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करें, हमारे यहाँ से प्रोडक्शन भी हो और बाहर भी जाए, क्योंकि अब भारत में जैसे आईफोन और बड़ी बड़ी कंपनी आकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, बाहर से। हमको चिप्स और बाकी सब चीजों की जरूरत पड़ती है तो बाहर से होती है, और कभी मान लीजिए किसी देश के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, तो फिर ऐसे में क्या होता है, हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण करते समय हमारी सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उनके द्वारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए जाएं या बाकी ऐसे इस तरह की चीजें बना दी जाएं जो कि हमारे लिए या फिर हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो। तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीजें समय पर काम ही ना करे। अब हमारी मिसाइल्स है, उनमें भी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, सारा सब कुछ होता है, और अगर वो बाहर से खरीदे गए तो वो जब जरूरत पड़े उस समय अगर काम ही ना करे या माल फंक्शन कर जाए तो ये दिक्कत वाली बात है। तो हमारे खुद के हम बना पाए, उसके लिए हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, और ये घरेलू सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग, दो ही चीजें ना, सेमीकंडक्टर्स मतलब जो चिप्स हमको चाहिए वो,
और डिस्प्ले उद्योग, क्योंकि एलईडी भी एक तरह का सेमीकंडक्टर बेस्ड है, और आज के जितने भी हमारे चाहे इलेक्ट्रिक हमारे व्हीकल्स हों, चाहे हमारे जो मोबाइल्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, सब में हमको डिस्प्लेस की जरूरत है। तो ये हम यहीं पर बना पाए, उसके लिए हमको डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देना है, एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाना है जहां पर ये हमारे लिए कॉमन बात हो जाए कि हम हमारे यहाँ पर घरेलू रूप से इनका निर्माण कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 2021 में 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसमें डाले और इसके माध्यम से इसको हमने शुरू किया। उद्देश्य क्या था? आयात कम करो, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाओ, और दो प्रोग्राम हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इनको आगे ले जाओ। इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना। ठीक है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मतलब निर्माण के लिए हमने क्लस्टर्स बनाना शुरू किए। एलसीडी एमोलेड डिस्प्ले फैब मतलब डिस्प्लेस के लिए अलग से हमने क्लस्टर्स बनाना शुरू किए। कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर फैब मतलब और एडवांस जो लेवल है सेमीकंडक्टर के, या हम बना सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, उनके लिए हमने फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाने की बात कही। और अंत में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, डीएलआई। तो ये प्रश्न पूछा भी गया था, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, तो देखो आपने पहले पीएलआई भी सुना होगा, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, है ना। तो जैसे वस्त्र उद्योग के लिए, इनके लिए ऐसे 22 से ज्यादा ऐसे हमारे अलग अलग क्षेत्र थे। जैसे शुरुआत में सरकार ने 14 के लिए किया था। जैसे फार्मा के अंदर कोई कंपनी मान लीजिए कोई भी दवा बना रही है, और वो जितने यूनिट बना रही है उसके आधार पे उसको क्या दिया जाता था? प्रोत्साहन, कि अगर आपने 1 लाख बना दिया तो इतना मिलेगा, 1.5 लाख बना दिया, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जितनी ज्यादा डिजाइन आप बना पाओगे, देखिए सेमीकंडक्टर में तो हमको डिजाइन चाहिए ना, नए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए कि अलग अलग एरिया में हम उनको काम में ले सकें। तो वो डेवलप करने के लिए हमने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यहाँ पर शुरू की, जिसमें कंपनीज को उनके द्वारा नवाचार के माध्यम से जो नई डिजाइन उन्होंने की है उसके बेस पर जो है उनको यहाँ पर मदद दी जाने वाली थी। क्लियर? तो ये है हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। अब देखो ये चीजें आप बार बार पढ़ोगे, आपके सिलेबस में भी हर जगह है, लेकिन जब करंट अफेयर्स में आप इनको पढ़ रहे हो तो चीजें आपको बार बार रिवाइव होती रहेगी। जैसे आज पढ़ा दिया, हो सकता है अगले महीने फिर करंट अफेयर्स की क्लास में कहीं पर सेमीकंडक्टर की बात हो जाए, फिर से रिपीट होगा, फिर से अगले महीने कुछ बात हो। तो करंट अफेयर्स में आप 6 महीने 7 महीने तक बार बार उस चीज को पढ़ रहे हो, और यही चीजों को लर्निंग करने का सबसे बेस्ट मेथड है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत सरकार जो है वो अपने पीएम ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रक है उनको भी बढ़ावा देना चाहती है, और इसीलिए कल सरकार ने इसकी घोषणा भी की। 5600 से भी ज्यादा जो ट्रक्स हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, और उनको 9.5 लाख रुपए तक की सहायता इसमें दी जाने वाली है। तो आइए इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना है, इस पर हम अभी बात करेंगे कि ई ड्राइव योजना क्या है। उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रक जो है उनके निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही है। लगभग 5600 ट्रकों को हम क्या देंगे? प्रोत्साहन देंगे खरीदने पर। और क्यों देना चाहते हैं? ताकि स्वदेशी विनिर्माण बढ़े, मतलब हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो ट्रक, तो ये स्वदेशी के लिए ही दिया जाएगा। इनके अंदर जो भी हम उपकरण लगाने वाले हैं वो पूर्णतया स्वदेशी होने चाहिए, और इसके साथ ही इसमें गारंटी की भी बात की गई है। दूसरा, जो रसद की लागत है उसको कम करना। रसद मतलब लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स आपका एक टॉपिक भी है। लॉजिस्टिक मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की व्यवस्था करना, ये लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसकी लागत में कमी कैसे होगी? भाई सरकार को अगर कोई उसने छूट दी, सस्ते में किसी व्यक्ति को कोई चीज मिली, तो ऑटोमेटिकली लागत कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सरकार सब्सिडी क्यों देती है? वही सब्सिडी यहाँ पर है। और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, क्योंकि अभी हमारे जितने भी ट्रक है वो किस पे चलते हैं? डीजल पर। तो वहां से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है नहीं बढ़ता? तो वो भी कम होगा। ये सारे उद्देश्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। प्रावधान 2 कैटेगरी, N2 और N3। N2 क्या है? 3.5 से लेकर के 12 टन क्षमता, और N3 क्या है? 12 से 55 टन। ये लोड की क्षमता है ट्रक की। इन 2 श्रेणी के लिए, N1 के लिए नहीं है। ठीक है, छोटे ट्रकों के लिए। अभी जो बड़े ट्रक है जो कि बड़े कामों में आते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग के अंदर, ठीक है, बंदरगाह पे काम आते हैं ज्यादा लोड लेकर जाने के लिए, इस्पात उद्योग में, लॉजिस्टिक्स में जो बड़े कंटेनर्स आपने देखे होंगे ना, उन कंटेनर्स को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर हर एक को अपने वेट के हिसाब से लगभग 9.5 लाख तक मैक्सिमम छूट सरकार देने वाली है, 9.6 लाख तक। तो ये कुछ 1-2 चीजें आपको याद करनी है इसमें से बेसिक। कौन किसको मिलेगा लाभ? सीमेंट, बंदरगाह, इस्पात, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के जो उपयोग करता है उनको इसका लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर?
तो पीएम ई ड्राइव योजना की मैंने बात की थी, फुल फॉर्म क्या है इसकी? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार 4 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो सरकार पहले भी योजनाएं चलाई जाती रही है, जैसे कि फेम, फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखो याद हो गया ना, तो ऐसे याद होगा ना, बार बार देखना पड़ेगा उनको। तो फेम योजना हमने पहले चलाई थी, तो इसके माध्यम से हमने फेम 1 और फेम 2 योजना, तो पहले आपने देखा होगा ना, जब इलेक्ट्रिक स्कूटीज लेते थे तो उनके लिए 10,000 की 15,000 की छूट मिल रही है, तो सेम यहाँ पर। लेकिन अब की बार ई ड्राइव में थोड़ा बड़ा टारगेट रखा है हमने। हमने बोला है हम सबको छूट देंगे, 2 व्हीलर्स को भी दे देंगे, 3 व्हीलर्स को भी, एम्बुलेंस को, ट्रक को, बस को, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और टेस्टिंग एजेंसीज के अपग्रेडेशन को भी। क्योंकि भाई बना तो रहे हो, लेकिन इनका टेस्टिंग भी तो करना जरूरी है ना, तो उसके लिए भी हमको कुछ ऐसे जगह बनानी पड़ेंगी जहां पर हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो उनको भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स और बाकी सब चाहिए होंगे। तो इन सबको हम मिला करके क्या करेंगे, मदद करेंगे, सरकार ने ऐसा बोला। अब सरकार ने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन इसके साथ ही इनको अलग अलग राशि भी दे दी कि ई पहिया वाहन तो हम लगभग 25 लाख के करीब को हम मदद करने वाले हैं, 1700 करोड़ रुपए की सहायता करके। ई रिक्शा और ई कार्ड के लिए 1,10,000 के करीब, 192 करोड़ रुपए की सहायता। ई 3 व्हीलर्स के लिए 2 लाख। ई एम्बुलेंस के लिए अलग से सरकार ने अधिसूचित किया है। ई ट्रक के लिए लगभग 5600 के करीब, जिसका हमने पढ़ी लिया। ई बसेस के लिए 14,000 से ज्यादा बसों को हम मदद करने वाले हैं। तो जैसे जयपुर में भी आपको थोड़े दिनों बाद में इलेक्ट्रिक बसेस चलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, पीसीएस, ठीक है, ये 72,000 से ज्यादा इंस्टॉल करना चाहती है सरकार। क्यों? बीच में रास्ते के अंदर अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो कहाँ करेंगे? ऐसा तो नहीं घर पे जाके करेंगे, तो ट्रक तो वैसे भी लंबे चलते हैं, तो उनके लिए ऐसे स्टेशन होना जरूरी है। तो जो नए हाईवेज हमारे बन रहे हैं, उन पे आप देखो, उनको तैयारी इसी तरीके से किया जा रहा है कि उन पर जो रोड साइड की जो रुकने वाली जगह है, वहां पर अब इस तरह के ईवी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। परीक्षण एजेंसियों के लिए लगभग 780 करोड़ रुपए दिए गए। तो कुल मिलाकर के 10,900 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पीएम ई ड्राइव योजना। और इसी के अंतर्गत ये इलेक्ट्रिक जो ट्रक है, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो जब करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, और ये एक तरह से मान के चलिए कि जोड़ता है आपकी सभी प्रकार की तैयारी को। क्योंकि बेसिकली जो अपग्रेडेशन है, खासकर साइंस एंड टेक, तो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से ही कवर होने वाला है। स्पोर्ट्स आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स की क्लासेस से कवर होने वाला है। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। इंटरनेशनल रिलेशन आपका करंट अफेयर से तैयार होगा। जो आपका लॉ वाला सेक्शन है, क्योंकि लॉ में भी नई नई चीजें रेगुलर आती रहती है, वो भी आपका करंट अफेयर से तैयार होगा। इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम मेजर पोर्शन आपका करंट अफेयर से तैयार होगा, है ना। तो इन पर पूरा ध्यान रखना है, रेगुलर पढ़ना भी है और उनको रिवाइज करना भी है। चलो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।